हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल मेक इजी अकेडमी पर। और हम लोगों का लेक्चर नंबर 1 में हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे 11th क्लास चैप्टर 1 के मूल अवधारणा के। और आज क्लास नंबर 2 रहने वाली है और उससे आगे क्वेश्चन हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक, तो आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर है, फटाफट कमेंट करो और आप लोग अपना आंसर सोल्व करो। बताओ क्या रहा आंसर। कल इसी कॉन्सेप्ट पे हमने क्वेश्चनों को रोका था, है ना। ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट पर जिसमें शायद हम ऑक्सीजन की संख्या निकाल रहे थे, ऑक्सीजन की अणु कितने ओ है उसमें। ऐसे ही इसमें इस बार Ca और Cl ये दोनों बताने हैं। अच्छा, वो Ca पॉजिटिव और Cl निगेटिव की भले ही बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें पॉजिटिव निगेटिव का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम तो सिंपल Ca और Cl इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। करो जरा। हाँ जी, चलिए बताइए बताओ। देखो क्वेश्चन को समझो। उसने कहा CaCl2 के 22 ग्राम में कितने Ca और कितने Cl आयनों की संख्या है। देखो एक चीज समझो, आप सबसे पहले निकालो यहां पर 22 ग्राम में कितने अणु है टोटल। ठीक, सबसे पहले जब भी आपसे पूछे ना कि सर इसकी कितनी संख्या है या इसकी कितनी संख्या है, तो तरीका क्या है कि आपको जितने ग्राम दिया गया उतने ग्राम में कुल कितने अणु है निकाल लेते हैं। जैसे Ca बताना कितना होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 40 और Cl का 35.5 गुना 2 70 हो जाएगा, 71 हो जाएगा, 71 और 40 111 हो जाएगा क्या। तो यानी कि 111 ग्राम में जो अणुओं की संख्या है वो है कितनी। अच्छा, ये जो हम जो ये 11 ग्राम हमने निकाला है, ये निकाला है 1 मोल का वजन। किसका निकाला है? 1 मोल का। और अब हमें देखना है 1 मोल का वजन अगर इतना है तो 1 मोल में हमें अणु चाहिए। तो 1 मोल में जो अणुओं की संख्या होती है 6.22 इंटू 10 की पावर कितना 23। अगर हम बात कर रहे हैं कितने की, कितने थे अपने पास 22 ग्राम, तो 22 ग्राम में कितने बैठेंगे ये देख लेते हैं। ये आ जाएगा 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 111 गुना 22। यानी कि इसके अंदर कितने अणु हैं, तो सर इतने अणु हैं। ठीक, अब जरा समझो CaCl2 के एक अणु में, ठीक, Ca कितने हैं 1 और Cl कितने हैं 2। तो मान लीजिए मेरे से पूछ लेगा यार Ca मतलब Ca आयनों की संख्या, Ca की कैल्शियम की संख्या, टोटल कितने कैल्शियम है। तो एक अणु में एक है और कितने अणु आए इतने सब कुछ। ठीक, तो इतने अणुओं में कितना होगा, तो सिंपल है भाई Ca की संख्या एक अणु में कितनी है, एक अणु मतलब एक परमाणु है ना इसका। तो ठीक, तो एक अणु में Ca की संख्या है एक, तो इतने अणुओं में Ca की संख्या होगी क्या, तो गुना कर देंगे बस इससे। 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 111 इंटू 20। अगर बात करें Cl की, तो Cl की एक अणु में Cl की संख्या कितनी है 2, तो इतने अणुओं में कितनी हो जाएगी गुना। तो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन कितना 111 इंटू 22, और यही दोनों आपके आंसर है। कैलकुलेशन कर लेना आप लोग इनकी जो भी आएगी, ठीक है ना। करो एक बार से, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन करेंगे आप लोग, और मुझे कमेंट करके या आप लोग सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताइए। H2O की एक बूंद में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। H2O की एक बूंद में उपस्थित H2O अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, जबकि एक बूंद का भार पॉइंट कितना 0.05 ग्राम है। तो हम कह देंगे कि सर उसने पूछा है अणु कितने हैं, मैं कह दूंगा
अगर मैं H2O की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? H2O की। तो H2O के 18 ग्राम, अगर मैं H2O का पूरा वजन ले ले, H2O के 18 ग्राम में कितने अणु हैं? तो इसमें अणु है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो 1 ग्राम में कितने होंगे? तो 1 ग्राम में हो जाएंगे 6.022 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 18। 1 ग्राम में अणु, ठीक है, कितने ग्राम? तो 0.05 ग्राम में होंगे कितने? पॉइंट हटा देते हैं, 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, ठीक है ना। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 2 जीरो ऊपर जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 21, है ना। 21 ही तो हो जाएगा। एक काम कर लेते हैं, इसे भी हटा लेते हैं, 3 जीरो नीचे लगा लेते हैं, कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 5 से कट जाएगा कितनी बार? 20 बार, है ना। ये 4 जीरो हो गई, तो ये 4, अच्छा चलो 4 जीरो भी नीचे ऐसे ही रख दो, ठीक है ना। अब मैं पहले से 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। अच्छा मैं 6 पॉइंट, मैं ना इसे लिख रहा हूँ, हाँ मैं इसे लिख रहा हूँ, तुझे थोड़ी मिटाना है, तुझे मिटाना है। मिट जा भाई, क्यों ना करे दिखाना। अब मैं इतना ले लेता हूँ, क्योंकि हम 6.02 भी वैलिड है और 6.022 भी वैलिड है, तो हम 0.2 ही ले लेते हैं अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो हमने पॉइंट लगाए ना, इनमें से एक पॉइंट का 1 जीरो कम करनी पड़ेगी, है ना। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा? 318 से भाग करते हैं, 18 ही कम 18, बचा कितना अपने पास? 12, ठीक 12 बोले तो 121, 18 छिक्का 108, 121 था, 108 पर पहुंचे तो बचा कितना है? 13, ठीक तो 13 के लिए पॉइंट लगा दूं, 130, 18 छिक्का 18 सत्ते कितना? हाँ 18 सत्ते 106। देखो समझो, 18 छिक्का 108, 18 सत्ते के लिए 18 जोड़ दो ना, तो 8 8 16 हासिल को 126, तो 18 सत्ते 126, कितना था अपने पास वहां पर? 130 था, तो 4 बच गया ना, तो 1 जीरो फ्री की मिल जाएगी, 18 दूनी 36, ऐसे कह सकते हैं हम, ठीक। और बटे में जैसे ये क्या है आपका? ये है 100, ठीक चलो इसे 100 ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए, गुना कितना आ जाएगा? 10 की पावर 21, और 1 जीरो ही थी, ऐसे तो था। तो मैं एक काम कर लेता हूं, इसे एक पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लेता हूं, कर सकता हूं। और ध्यान रखना, जब मैं पॉइंट को राइट हैंड की तरफ शिफ्ट करता हूं, तो मैं उतने ही 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मैं कितने पॉइंट शिफ्ट कर रहा हूं? एक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक बार 10 से गुना करनी पड़ेगी, एक से ही कट जाएगा। अब कितनी बची? 10 की पावर 2, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 1.672 इंटू 10 की पावर 19, यही आपका आंसर। समझे नहीं समझे बात को? कौन सा? 29 नहीं, हाँ जी 19 कैसे आया भाई? यहां पर कितनी थी इसकी पावर? 21, और नीचे कितनी बच रही थी? 10 की पावर 2, तो 10 की पावर 2 इसकी पावर में जाके माइनस कर देगा ना, तो 21 में से 2 माइनस हुआ तो 19 ही तो बचेगा, मल्टीप्लाई कर दिया। जब पॉइंट को इस साइड लेके जाते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई, और जब इस साइड शिफ्ट करते हैं तो 10 से डिवाइड, मतलब 10 जितने भी पॉइंट शिफ्ट करेंगे उतने पॉइंट से डिवाइड हो जाएगा। 2 से, 2 से कहां पर? हाँ तो वो जीरो यही तो है भाई, यहां कितनी जीरो थी? 2, अब देखो कितनी लिखी हुई है? 3, तो एक जीरो ये वाली इधर शिफ्ट कर दी ना मैंने इसके साथ, ठीक है ना। चलिए आगे चले। 23 की पावर नहीं है ये, 10, ये 100 बच रहा था ना यार, इस 100 के 2 जीरो जो इसे हटाने से, पॉइंट को हटाने से क्रिएट हुई, उस जो 2 जीरो ने इस 23 में से 2 पावर कम करी, तब जाकर 20 बनाया, ठीक। और ये वाली जीरो, ये और ये जीरो अलग थी,
वो वही थी ना, तो वो 3 हो गया, तो ऊपर जाके फिर माइनस कर दिया उसने, ठीक है ना। चलो आगे, नेक्स्ट, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर। करें, सभी लोग करें, क्वेश्चन को समझ के करें, लेकिन कैसे करेंगे, क्वेश्चन को समझ के करेंगे। उसने कहा H2O की एक बूंद का आयतन 0.04 ml है, जल की एक बूंद में इसके कितने अनुपस्थित हैं। ठीक, वो कह रहा है जल की एक बूंद का आयतन इतना है ना, जल की एक बूंद का आयतन इतना है, ठीक। और वो क्या पूछा है, एक बूंद में कितने अणु उपस्थित है, तो अपने को तो अणु बताने हैं, ठीक। लेकिन आयतन तो हम गैस के लिए देखते हैं, गैस के लिए तो आयतन पता है अपने को कि 22,400 होता है, लेकिन इन द्रव के लिए तो नहीं पता। तो इसी चीज को बैलेंस करने के लिए उसने क्या करा है, आपको घनत्व दे दिया है। क्या दे दिया है, घनत्व। क्यों, क्योंकि घनत्व का फॉर्मूला क्या है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, बिल्कुल। अगर ये गैस होती तब वो घनत्व न देता, क्योंकि गैस के लिए तो सबको पता है 22,400 ml है ना, कल कर भी रहे थे हम। तो क्या मैं ऐसे कह दूं कि सर द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन, बात समझ में आई। अब घनत्व कितना दिया है, 1 ग्राम प्रति ml, आयतन कितना है, वो है 0.04 ml, तो ml से ml कट गया, तो क्या बचेगा, केवल ग्राम बचेगा। तो यानी कि जो जिस जल की वो बात कर रहा है, जल की एक बूंद का द्रव्यमान है, जल की एक बूंद का द्रव्यमान कितना है, 0.04 ग्राम। अब उसने पूछ लिया एक बूंद, मतलब एक बूंद में कितने अणु हैं। अब अगर मैं जल की बात करूं, तो जल का, अगर मैं जल की बात करूं तो मैं कहता हूं जल का H2O, बोले तो कितना, जल का H2O बोले तो कितना, 18 ग्राम। जल के 18 ग्राम में जो अणुओं की संख्या है वो है 1 मोल। 18 ग्राम में कितने होते हैं, 1 मोल, ठीक। और 1 मोल का मतलब कितने अणु, 6.02 इंटू 10⁻23। तो जल के 1 ग्राम में कितना आ जाएगा, 6.02 इंटू 10⁻23/18। कितने ग्राम है जल का हमारे लिए, यही तो है, ठीक। तो इसमें कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 0.04 में कितना होगा, 6.02 इंटू 10⁻23/18 इंटू 0.04। वही चीज पॉइंट हटाऊंगा, 2 जीरो, इन 2 पॉइंट को भी हटाऊंगा तो 2 जीरो। कैलकुलेट कर लेते हैं अब जितना हो सके, ठीक। जैसे 4 से कट जाएगा 25 बार, है ना, और इसे काट लेते हैं, कैसे, इसकी गुना कर लेते हैं, 25 गुना 18 कितना बैठेगा, तो ये बैठेगा आपका 450। कितना बैठेगा, 450। तो अब मैं 602 को डिवाइड करता हूं 450 से, एक बार पारा चलेगा, 450 हो जाएगा। कितना बैठेगा ये, 2, ये कितना हो जाएगा, 5, 152, ठीक। ऊपर से कुछ नहीं लिख रहे, पॉइंट लगाया तो ये हो गई 0, पारा चलेगा 3 बार, है ना, कितनी बार चल जाएगा, 3 बार, 3 बार चलने का मतलब है 1350, है ना। ये कितना हो जाएगा, 0, इधर लिख रहा हूं मैं, 12 में से 5 गए तो कितना बचा, 7। ये कितना हो चुका आपका, 4, 4 में से 3 गए तो 170, एक जीरो और लगा दी, पारा चल जाएगा 3 बार फिर से, तो 1.33 समथिंग आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.33 समथिंग, है ना, 1.33। देखो थोड़ा छोटा करते हैं, छोटा, देखो
तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहां पर तो बन गया, इसके डिवाइड होने के बाद सब कुछ इसे और इसे मिला के डिवाइड कर दिया, तो हो गया आपका 1.33 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 100। ठीक, और इन दो जीरो की वजह से ऊपर दो जीरो माइनस हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा 1.33 इंटू 10 की पावर 21। ये आपका आंसर रहेगा। नहीं समझिए बात को भाई, गुना भाग तो देखो मैं चाहे 100 बार करके दिखा दूं, मैं 100 बार क्या, मैं 200 बार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन गुना भाग करनी फाइनली आपको ही है। तो कोई, हाँ, तो एक बूंद में अणुओं की संख्या पूछी है उसने। ठीक, तो हम कह देंगे जल के 18 ग्राम में, जल के 18 ग्राम में 1 मोल होता है ना, और 1 मोल मतलब इतने अणु, तो 1 ग्राम में इतने अणु, 1 ग्राम में इतने अणु। ठीक, तो अगर 1 ग्राम में इतने अणु, तो इतने ग्राम में कितने अणु। ठीक, क्योंकि देखो ना, जल कोई गैस थोड़ी ना है, और गैस के लिए आयतन निश्चित है पहले से। कितना निश्चित है, 10, मतलब कितना निश्चित है, 22,400 ml या 22.4 लीटर, है ना, वो पहले से निश्चित है। इसमें तो ऐसा नहीं है। ठीक, तो इसी वजह से हमने क्या किया, इसी वजह से हमने पहले उसका द्रव्यमान निकाल दिया, और आयतन और द्रव्यमान के लिए अपने पास फॉर्मूला था घनत्व के रूप में, ये रहा। तो इसकी हेल्प लेके मैंने द्रव्यमान निकाला, और द्रव्यमान के आधार पर मैंने क्या किया, उसका अणुओं की संख्या निकाली। ठीक, चलिए आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, ठीक है जी। हाँ जी, ये रहा आपका क्वेश्चन। 18 ग्राम ग्लूकोज में O2 के ग्राम परमाणु, देखो उसने कहा है 18 ग्राम ग्लूकोज में O2 के ग्राम परमाणु, मोल की संख्या ज्ञात करनी है। क्या बताना है, मोल में बताना है इस बार। ठीक है ना, एक बार करो जरा से सभी लोग, करो। चलिए मैं कराता हूं एक बार से, ध्यान से सुनना। उसने कहा 15 ग्राम ग्लूकोज में O2 के ग्राम परमाणु बता दो, यानी कि O2 के, जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, इसकी बात हो रही है। ठीक, तो समझो ध्यान से सभी लोग, अगर मैं बात करता हूं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का पूरा कितना है, 180, यानी कि 180 ग्राम का मतलब कितना है, 180 ग्राम का मतलब है 1 मोल। ठीक है ना, 180 ग्राम का मतलब कितना है, 1 मोल। तो 18 ग्राम का मतलब कितना मोल है देख लेते। तो 18 ग्राम का मतलब है 1/180, है ना, 1/180 गुना 18, तो ये आ जाएगा 0.1 मोल। ठीक, वो O2 की ग्राम परमाणु पूछ रहा है, O2 के परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। ठीक, अब जरा एक चीज समझो, अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, ग्लूकोज के एक अणु में टोटल ऑक्सीजन के अणु 6 हैं, लेकिन वो किसके पूछ रहा है, O2 के, तो O2 के तो 3 कहे जाएंगे ना, नहीं समझे, O2 के कितने कहे जाएंगे, 3। नहीं समझ पा रहे बात को। ठीक भाई, कितने ऑक्सीजन है यहां, 6 क्या है, 6 क्या चीज है, O, और वो क्या लिख रहे हैं हम, तो O2 के अगर पेयर बनाऊंगा, ऐसे ही तो बनाऊंगा, तो कितने O2 के पेयर हैं, 3। नहीं समझे। ठीक, यानी कि एक
एक अणु में इतने O2 हैं। एक अणु में कितने O2 है? इतने O2 है। ठीक, और वो कह रहा है एक अणु में अगर इतने हैं तो वो कह रहा है इनकी मोल में संख्या बताओ तुम मुझे, ये कितने मोल है O2। ठीक, अगर एक अणु में 3 है, समझ पा रहे हो? एक अणु में कितने हैं? 3 है, 3। ठीक, तो 0.1 मोल में भी तो गुना 3 होंगे कि नहीं होंगे? नहीं समझ पा रहे मेरी बात को? देखो मैं समझाता हूं तुम्हें। एक आदमी के 2 हाथ है, समझ, एक जने के कितने हाथ है? 2। अगर मैं कहूं यहां 4 आदमी बैठे हैं तो कितने हाथ हो गए? ठीक, यानी कि एक आदमी के 2 हाथ है। ठीक, ऐसी एक अणु में वैसे तो ऑक्सीजन 6 है, लेकिन एक अणु में जो O2 है वो 3 है। तो अणु को अगर मैं कहता हूं 2 अणु में कितने हैं? 2 अणु में कितने हैं? तो 6 को क्या मैं लिख दूं ऐसा, एक अणु में 3, तो 2 अणु में 2 गुना 3। अगर मैं पूछूं 10 अणु में कितने हैं? 2 गुना 10 क्यों? 10 गुना 3 है ना, 10 गुना 3। अगर मैं तुम्हारे से कहूं 100 अणु में कितने हैं, मतलब जितने अणु में पूछ रहे हो उसके गुना 3 हो रहा है नहीं हो रहा है? अगर मैं ऐसे आपसे 6.02 अणु में पूछूं तो कितना है? तो 6.02 इंटू 3। अगर मैं पूछूं एक मोल में कितना है, मोल, तो यहां पे कह देंगे एक मोल गुना 3। तो 0.1 मोल में कितना है? तो 0.1 मोल में भी तो 0.1 इंटू 3 होगा। नहीं समझे बात को? ठीक, तो यानी कि कितने कितने मोल हो जाएंगे? 0.3 मोल। समझे मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, एक बात देख लो इस क्वेश्चन को आराम से। हाँ, 180 क्या चीज है? सुनो, पहला तो क्वेश्चन ये है कि 180 क्या चीज है? ग्राम। और जो हम वजन निकालते हैं वो निकालते हैं 1 मोल का। उसने जो अपने से आंसर पूछा है ना वो मोल में पूछा है, समझ सही है? अगर वो अणुओं में पूछता तो मैं क्या कर देता, यहां पर लिखता 180 ग्राम बराबर इतने अणु, और वो किसमें पूछ रहा है? अपने से मोल में। तो इसी वजह जो चीज पूछी जाए वो राइट हैंड पर। अब क्योंकि पूछ रहा है वो मोल में तो मैंने कह दिया 180 ग्राम बराबर 1 मोल। नहीं, मोल की संख्या तब लिखते हैं हम जब हमें अणु या परमाणु में उत्तर देना हो। नहीं समझे? जैसे मान लो मैं कह दूं कि एक आदमी के पास 5 किलो चीनी है, ठीक, ऐसे नहीं समझाने की बात, ये सही है। सही एग्जांपल नहीं मिल रहा जो मैं रियल लाइफ से समझा सकूं तुम्हें। यहीं पे इसी डाटा पे समझने की कोशिश करो। देखो भाई, अगर वो कहता कि 180 ग्राम में कितने अणु हैं, तब हम कहते हैं 180 ग्राम में इतने अणु, 18 ग्राम में इतने अणु। लेकिन वो किस में पूछ रहा है? मोल में। तो हम कह देंगे 180 ग्राम मतलब कितने मोल। मान लीजिए तुम किसी दुकान पे गए और उस दुकान पे 4 रुपए वाली बहुत सारी चीजें हैं, तो तुम उससे कह रहे हो भाई 4 रुपए की ये चीज ए कितने ग्राम है, तो वो वही तो बताएगा जिसके बारे में तुमने पूछा है। तुमको कोई 4 रुपए में मुझे कितने भुने हुए चने मिल जाएंगे, तो वो ये थोड़ी कहेगा 4 रुपए में तुम्हें कच्चे चने इतने मिल जाएंगे। पूछ काहे कर रहा है? तो उसी के रूप में तो काम चलेगा। यहां पर समझो ना, उसे पूछा है 180 ग्राम में कितने मोल है, तो इसी वजह हम बात किसकी करेंगे? मोल की। वो कहता 18 ग्राम में कितने अणु है, तब हम कहते हैं 180 ग्राम में इतने अणु है। तो
जिसके बारे में पूछता है उसी बारे में मान देते। ठीक, बस आगे तो समझिए, आगे डाउट तो बताओ कुछ। हाँ देखो, वहां पर कितने ऑक्सीजन है? 6। 1 2 3 4, ध्यान नहीं देना, यहाँ समझाते हैं। तुम थोड़ी देर के लिए भाई साहब उधर बैठ सकोगे? प्लीज प्लीज थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाओ, थोड़े से छोटे हो सकोगे भाई साहब, प्लीज थोड़े से छोटे। तभी क्या हो रहा? वही समझा रहा हूँ, सारा सिलेक्ट कर दिया ना, तेरे से बात ही नहीं करता। देखो मेरी बात को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। क्या बताना था? ऐसा समझो, किसी टीम में है ना 6 खिलाड़ी है, ए बी सी डी ई एफ। मेरे से कोई पूछ रहा है कि सर बताइए यहाँ पर कितने खिलाड़ी हैं, तो कितने खिलाड़ी हैं? अब मैं कह रहा हूं कि भाई अब एक काम करो, हम है ना बैडमिंटन खेलेंगे, 2-2 की टीम बना लो। ठीक, 2-2 की टीम बना ली, तो कितनी टीम है अब? 3। ऐसे ही यहां पर है सर, यहां पर 6 ऑक्सीजन है, लेकिन वो आपसे ऑक्सीजन नहीं पूछ रहा, वो आपसे O2 पूछ रहा है। O2 मतलब 2-2 ऑक्सीजन के पेयर बना दो। तो कितने पेयर बने ऐसे? 3। तो O तो 6 है, लेकिन एक अणु में O2 कितने हैं? तो एक अणु में O2 3 है, एक अणु में O3 कितने हैं? 2। और फिर 3-3 का पेयर बनाएंगे ना, तो कितने O3 है? ठीक, तब कह देंगे 2 O3 है, समझिए ना? ठीक, वो भले ही ऑक्सीजन हो, लेकिन ये देखो कि वो तुम्हारे से क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ठीक, वो O2 पूछ रहा है, तो हमें O2 के आधार पर उत्तर देना है। ठीक, चले आगे, नेक्स्ट करो जरा इस क्वेश्चन। हाँ जी, करो जरा इस क्वेश्चन। उसने कह दिया 2.24 लीटर अमोनिया गैस में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात कीजिए। अब एक चीज समझो, जब वो आपसे पूछा है कि इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हम तभी बताएंगे ना जब हमें पता होगा कितने अणु हैं। समझो मेरी बात को, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हम तभी बता पाएंगे जब हम उसे ये बता देंगे कितने अणु हैं। अब जैसे वो अमोनिया की बात कर रहा है, अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3। यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन किसमें? एक अणु में। समझो, कितने अणु में? एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो पूछा कि बताइए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो फिर हम कहेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन तो मैं बता दूंगा एक अणु के, लेकिन अब मुझे ये बता दो कि टोटल अणु कितने हैं। ठीक, तो वो टोटल अणुओं की संख्या निकालनी है, तो मैं कह दूंगा अमोनिया। अमोनिया तो गैस है, और गैस के लिए तो बिल्कुल आसान चीज है अपने लिए, क्या? हम कह देंगे 22.4 लीटर। क्यों लिख रहा हूं मैं लीटर में? क्योंकि उसने लीटर में दे रखा है इस बार डाटा। ठीक, में जो अणु है वो है 1 मोल, यानी कि 6.02 इंटू 10⁻23 अणु। कितने अणु हैं? 1 लीटर में कितने हैं? तो सर 1 लीटर में अणु है 6.02 इंटू
10 की पावर 23 अपॉन 22.4 एक लीटर में कितने लीटर की बात हो रही है? तो 22 मतलब 2.24 लीटर में कितने होंगे? तो मैं कह दूंगा वो हो जाएंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 22 अपॉन इंटू 4 मतलब 0.4 इंटू 22.24। तो इस पॉइंट को हटा दूं, इस पॉइंट के बाद कितने डिजिट है और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? तो एक जीरो मैंने अपने पास से बनाया, ये कट जाएगा इससे पूरा पूरा 10 बार, जिस वजह से इसकी डिजिट भाग जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 22 अणु है। यहां तक बताओ कोई दिक्कत किसी को? ठीक। और मुझे पता है कि सर एक अणु में इलेक्ट्रॉन तो 10 है, इसके जो परमाणु क्रमांक होता है ना वही क्या होता है, वही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। जो परमाणु क्रमांक होता है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। अब मेरे से पूछ ले कि बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कह दूंगा एक अणु में है 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने अणु में कितने हैं गुना 10, तो ये आ जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर आंसर। बताओ इसमें कोई मसला भी किसी को? करो। नहीं, ये NH3 के एक अणु के लिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और हाइड्रोजन का 1 3 है, तो जो परमाणु क्रमांक का टोटल होता है ना वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है एक अणु के लिए, है ना? हाँ जी। एक अणु में NH3 के एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक। अब हमें ये पता करना है कि 22.24 लीटर में कितने अणु हैं। तो एक अणु में 10, तो इतने अणु में कितने, मतलब इतने लीटर में कितने अणु? अब ये तो गैस है ना अमोनिया, तो गैस के लिए तो डाटा पहले से ही फिक्स है। गैस के लिए जो डाटा है ये तो पहले से ही फिक्स है कि भाई गैस के लिए वह 22.4 लीटर मतलब एक मोल हुआ, और एक मोल मतलब इतने अणु होंगे। तो इतने लीटर में, एक लीटर में इतना, तो इतने लीटर में कितने अणु? तो इतने लीटर में इतने अणु। और एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन? हाँ, पहले हमने निकाल लिया 2.24 का मतलब कितने अणु है। ठीक। और क्योंकि ये क्या थी, अमोनिया गैस। ठीक। और गैस के बारे में ये बात हमने पहले ही पढ़ रखी है। क्या पढ़ रखी है? कि गैस के 22.24 लीटर में इतने अणु होते हैं, तो फिर गैस के इतने लीटर में कितने अणु होंगे? हाँ, पहले तो जब भी आपसे इलेक्ट्रॉन पूछा जाए ना, तो आप ये देख लो एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। एक अणु का बता लिया। अब हमें पता करना है कि कुल कितने अणु होंगे, तो हमें कुल अणु पता करने के लिए ये सारा थ्योरम करा, तो कुल अणु इतने होंगे। हमें पहले पता चल गया था एक अणु में कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने अणु में कितने गुना 10। अब 22 की पावर गुना 10 होने की वापस 23 हो जाएगी। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? ईमानदारी से चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा। मैंने आपको एक टॉपिक कराया था प्रतिशत संगठन, याद है? ठीक। एक टॉपिक कराया था प्रतिशत संगठन, उसी का ही भैया है ये। वही मतलब वही क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, प्रतिशत संगठन वाले ही क्वेश्चन आपके प्रारंभ हो चुके हैं, है ना? करो जरा एक बार। उसने क्या कहा है, Na2SO4 में प्रत्येक तत्व का प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत संगठन में क्या हुआ करता था? ठीक। प्रतिशत संगठन में क्या हुआ करता था ये देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, प्रतिशत संगठन में क्या हुआ करता था? प्रतिशत संगठन ही होता था, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, समझो, एग्जांपल से समझो जरा। प्रतिशत संगठन फॉर एग्जांपल H2O की बात हो रही है, और मुझे पता करना है कि सर इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन कितना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते थे H2O का द्रव्यमान कितना है। तो मुझे पता चला सर H2O का जो द्रव्यमान है वो है 18 ग्राम। अब मुझे हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन बताना है। तो हाइड्रोजन का प्रतिशत संगठन होता है भाई एक हाइड्रोजन में कितना, एक, ये मैं क्या लिख रहा हूं, उसका द्रव्यमान, है ना, गुना 2 हाइड्रोजन, तो उसका जो वजन हो गया वो हो गया 2।
यानी कि जिस तत्व का हमें प्रतिशत संगठन बताना होता है, हमें क्या करना होता है उसके लिए, उस तत्व का द्रव्यमान बटे पूरे यौगिक का द्रव्यमान। ठीक, अवयव का द्रव्यमान, अवयव मतलब जिसके बारे में पूछा गया, बटे यौगिक का, घबरा नहीं रहा बिल्कुल भी, चूहा, यौगिक का द्रव्यमान। ठीक है ना, इधर से भाई नुकसान कर देगा। हाँ, ये समझ में आया। और क्योंकि मुझे प्रतिशत में बताना है आंसर, किसमें बताना है अपना आंसर, प्रतिशत में, तो हमें इसके लिए गुना 100 भी तो करना होगा। हाँ भैया, क्या कहते, अच्छा, पता है, इतनी बात समझ में आई नहीं आई। ठीक, अब इसी नियम के आधार पर हम काम करेंगे। ठीक, तो इसे हटा दो। ठीक, तो इसे मैं हटा देता हूं, और इसे हटाने के लिए मुझे इस पूरे के परपच्चे उड़ाने पड़ेंगे। देखो, वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। पूरे यौगिक का देख लेते हैं, यौगिक का द्रव्यमान हम क्या देख लेते हैं, हम देख लेते हैं यौगिक का द्रव्यमान, है ना। यौगिक का द्रव्यमान, और यौगिक बोले तो क्या है यहां पर, यौगिक Na2SO4, यही तो है यौगिक, यौगिक का द्रव्यमान। तो यौगिक क्या, Na2SO4। ठीक, तो समझो, यहां पर मेरी बात को ध्यान से सुनना और समझना। Na का कितना होता है, द्रव्यमान लिख रहे हैं ना, हाँ 23 गुना 2। सल्फर का कितना होता है, पक्का, अब मैं नहीं सोच रहा, तुम ही बताना, गलत हुआ तो तुम ही पिटोगे। ठीक, हाँ, 23 दूनी 46 प्लस 32 प्लस 16 चुका 64। तो ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 और दोबारा हासिल कोई, और ये कितना हो जाएगा, 10 और 1 14, 142 आ गया। अब मान लीजिए मेरे से पूछ लिया गया कि Na का बताओ कितना है, इसका पूछ लिया कितने हैं Na टोटल, 2, तो यानी कि उसका द्रव्यमान 46, कितने में से, 142 में से, गुना 100%। मान लीजिए मुझे सल्फर का प्रतिशत निकालना है, तो सल्फर का प्रतिशत क्या हो जाएगा, सल्फर कितना है, 32 बटे कितने में से, 142 पूरे यौगिक में, गुना 100। मान लीजिए मुझे ऑक्सीजन का बताना है, तो ऑक्सीजन का टोटल द्रव्यमान कितना है, 64, और ये कितना है, 142 गुना 100। कैलकुलेशन आप लोग अपने आप करना, एक दो क्वेश्चन की कैलकुलेशन की तो गारंटी तुम भी, है ना। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर, ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोग ही स्क्रीन पर, करो जरा एक बार से। दौड़ाओ एक बार, दिमाग दौड़ाओ तुम लोग अपना। उसने कहा CuSO4 इंटू 5H2O में CuSO तथा H2O के अणुओं का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, और कॉपर का उसने परमाणु द्रव्यमान दे दिया तुम्हें। करो जरा फटाफट, चलो जी देखते हैं अभी, है ना। सबसे पहले तो एक काम करिए ना, यौगिक का द्रव्यमान निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यौगिक का यौगिक का द्रव्यमान, सबसे पहला काम तो ये करेंगे। कॉपर का कितना दे दिया, 63.5, ठीक, प्लस सल्फर का कितना होता है, कितना, 32, ऑक्सीजन का 4 है क्योंकि, और ये हो गया प्लस
5 गुना 18, H2O का कितना है 18, तो ये हो जाएगा 5 गुना 18। इसका टोटल किया है क्या आप लोगों ने, कितना आ रहा है, और बाकी सबका अलग अलग, इसने इतने से छोटे में भी ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 64, और 18 पंजे 90, ये हो जाएगा 90। 4 और 2 6 और 3 9, ये हो जाएगा 6 3 9, 9 और 6 15, 15 और 9 24, 249.5 था किसी का। हाँ बाद में मान लेंगे, अभी लेकिन ये लिख लेते हैं ना। ठीक, मान लीजिए मुझे कॉपर का पता करना है प्रतिशत संगठन, तो कॉपर का प्रतिशत क्या होगा, कॉपर का प्रतिशत आ जाएगा 63.5 गुना 249.5 गुना 100, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 5 से काट लेते हैं, 5 एकम 5, बचा कितना 1 12 13, यानी कि 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, बचा 4, 5 निम 45, बचा 4, 5 निम 45, है ना। कुछ कट रहा है क्या अभी भी, हाँ जी, गुनाभागी करनी पड़ेगी अब तो, क्या कह रहे हो, गुनाभागी करनी पड़ेगी, तो करो जरा। 12,700 को भाग करो 499 से, तो कितनी बार चल जाएगा पढ़ा, 2 बार। 2 बार चलाने का मतलब है कितना, 2 बार चलाने का मतलब है 998, है ना। 2 बार चलाने का मतलब 998, घटाते हैं, 10 में से 8 गए तो कितना बचा 2, ये कितना हो गया 6, 16 में से 9 गए तो कितना बचा 7, ये कितना हो गया आपका, हासिल तो इधर से भी लिया है, तो ये हो गया 2, और एक जीरो ऊपर से, कितनी बार चल जाएगा अभी, तो ये चल जाएगा 5 बार, है ना। 5 बार चला के देख लेते हैं, तो 5 पंजे 25, और ये हो जाएगा 2495, 2495। मैंने पता क्या किया है, मैंने मन मन में 499 को 500 मान लिया, 500 गुना कर दिया तो 2500, लेकिन एक संख्या कम है ना एक्चुअल में, अब क्योंकि एक्चुअल में एक संख्या कम है, तो 5 संख्याएं हमने गुना करी है, तो 5 कम नहीं होगी, तो हमने उसे क्या कर दिया 2500 से 5 कम कर दिया, और 2500 से 5 कम कर दिया तो कितना बैठेगा 2495। इस तरीके थोड़ा आइडिया ले लिया, कितना आएगा ये डिफरेंस, हाँ जी, ये डिफरेंस कितना आएगा, हाँ जी, ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये 5 है, ये 0 है, 0 ही था ना, तो 10 में से 5 गए तो कितना बचा 5, बचा कितना है उधर 1, है ना, 1 यानी कि 11, ठीक, तो कितना बैठेगा वो तुम्हारा 2, उधर क्या बचा 26 पे बैठेगा 2, ठीक, नहीं चलेगा पाड़ा तो पॉइंट लगा देंगे, ये हो जाएगा पाड़ा चलेगा 4 बार, तो लगभग 25.4% किसका प्रतिशत आ गया, कॉपर का। चेक करो क्या आ रहा है आप लोगों का, वो तो कर चुके ना हम, 12 127 2 जीरो, ये ठीक है ना, तो पॉइंट को मैनेज करो ऐसी। अगला क्या आया, सल्फर, सल्फर कितना था अपने पास 32, किसका, देखो सल्फर प्रतिशत देखते हैं, सल्फर कितना था, तो सल्फर था 32, किसका 100 सॉरी 249.5 का गुना 100% के लिए। ऐसी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, तो ऑक्सीजन कितना है अपने पास 64, किसका 249.5 गुना 100। ऐसी क्या है अगला H2O, उसने पूरे H2O की बात करी है, तो H2O का संगठन कितना हो गया 90, इसका 249, अच्छा 90 क्यों, एक का 18 लेकिन H2O के 5 अणु है, ठीक 0.5 गुना 100% के लिए, इसे कैलकुलेट करने की जिम्मेदारी आप लोगों की, हाँ जी। पॉइंट नहीं होता, ये एडिशन ही होता है, ये इसका मतलब है कॉपर सल्फेट और 5 H2O भी है उसके साथ, तो ये गुना का निशान नहीं है, ये मतलब ये सारा का पूरा संगठन एक ही है, ठीक है ना। इसे करने के कैलकुलेट करना है आपको। अब अगला क्वेश्चन, प्रत्येक तत्व का प्रतिशत बताओ जरा फटाफट, प्रत्येक तत्व का प्रतिशत,
हाँ जी, प्रत्येक तत्व का प्रतिशत बताना। पहले तो पूरे यौगिक का निकालेंगे ना, पूरे यौगिक का निकालते हैं पहले। यौगिक का, अच्छा भाई मंडे से आप लोगों का नया चैप्टर शुरू कर दूंगा मैं, चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना, मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। देखो यौगिक का द्रव्यमान कितना होगा, पूरे यौगिक का द्रव्यमान निकाल चुके आप लोग, पक्का ना, बाद में पलटी तो नहीं मारोगे, ठीक है। बात करते हैं कॉपर का प्रतिशत, तो कॉपर कितना है सर, हाँ कॉपर कितना है, सॉरी कार्बन कितना है 12 है ना, और 12 दूनी 24, तो 24/46 गुना 100%, ठीक है ना। अगला हाइड्रोजन का पूछ लें, तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, लेकिन कितने हाइड्रोजन 5/46 गुना 100, तो 6 लेना चाहिए हमें, बिल्कुल। अगर 6 है तो हमें नियम के अनुसार 6 ही लेना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या बचा, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन प्रतिशत, एक ही ऑक्सीजन है तो 16 ही लिखेंगे बस, 16 बटे कितना 46 गुना 100, बस ये सब आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है ना। कैलकुलेशन आप लोग करके दिखे ना, देखो मैं तो करके दिखा दूंगा, मैं तो ज्यादा बेहतर है कि जिस पॉइंट पे कैलकुलेशन के आप फंसो वहां मैं बताऊं तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि एट लास्ट करना तो तुम्हें ही है पेपर में, सारी कैलकुलेशन में करूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो 50% तुम करो, 50% में मैं 50% इस उद्देश्य से करूंगा ताकि मैं तुम्हें कैलकुलेशन सिखा दूं, और तुम 50% इस उद्देश्य से करना ताकि तो जो तुमने सीखा है उसे कैसे कर, मतलब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए जी अगला, हाँ जी, अब अगला क्वेश्चन आ गया अणुसूत्र मूलानुपाती सूत्र का। मूलानुपाती सूत्र वाले क्वेश्चनों का बस मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगा आपको, कारण क्या है, क्योंकि इसके क्वेश्चन नोट्स में बहुत सारे करा चुका हूं, है ना, तो यहां पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में मैं भी नहीं कराने का, करोगे आप ही, बस मैं इसमें ये बता देता हूं कि हमें कहां, कजर है, हाँ, हमें, मैं इसमें ये बता देता हूं कि ये वाष्प घनत्व क्या है। मैंने एक पॉइंट लिखवाया था आप लोगों को, है ना, मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, क्या था वो पॉइंट, यौगिक का अनुभाग बराबर वाष्प घनत्व गुना 2, ऐसे ही तो बताया था कुछ, तो इसका मतलब यौगिक का, पूरे यौगिक का अनुभार हो गया 180, ठीक। हम इसका मूलानुपाती सूत्र निकाल लेंगे, हम क्या निकाल लेंगे, इसका मूलानुपाती सूत्र निकाल लेंगे, ठीक। और मूलानुपाती सूत्र जो भी आएगा उसे गुना कर देंगे किससे, एन से, और एन क्या था, एन था बिल्कुल यौगिक का भार या अनुभार, है ना, बटे के अनुसार भार, ठीक है ना, और जो आएगा उसे गुना कर देंगे फिर उसमें, ठीक है ना। भाई यहाँ पे एन की वैल्यू रख देंगे ना, और गुना, जो ये गलत लिख दिया ना, ये आणविक सूत्र का फॉर्मूला है, आणविक सूत्र बराबर क्या होता है, एन इंटू मूलानुपाती सूत्र, और मैं जानबूझ के छुड़वा रहा हूं, मतलब ये तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, ये वाला क्वेश्चन है ना, हर एक स्कूल में सबसे पहले कराया जाता है, तो जितने बच्चे भी ये देख रहे होंगे बाद में वीडियो, उन सबके स्कूल में भी करा दिया गया होगा, उनके ट्यूशन में भी करा दिया गया होगा,
ठीक, तो इस क्वेश्चन में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी ये तुम लोगों को नोट्स में कम से कम 3-4 क्वेश्चन करा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक, तो इसे आप लोग खुद करेंगे, ये आपका होमवर्क है। ये क्या है आपका होमवर्क, होम बना लो, HOME, होम, होम बनाओ, होम कहाँ है इसमें होम, होमवर्क, ये आप लोगों का होमवर्क है, क्या है, होमवर्क, ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है भाई साहब, ठीक है जी, बस, ठीक, तो आज क्लास को ही करते हैं समाप्त, और बस बाकी बातें तीन बात